गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना के आगे के बचे टॉपिक को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट परमाणु संरचना पर आधारित एक क्लास ले रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको डाल्टन के परमाणुवाद, आधुनिक परमाणुवाद के साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया था। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया था। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम, जैसे पॉली का अपवर्जन नियम, मुंड का नियम, अफबाउ का नियम, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समभारित क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, में उन्हीं टॉपिक को कवर करने वाला हूं जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू का आपको टॉपिक मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब आपके ऊपर वेटेज बढ़ जाए। उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे, उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल होता क्या है। तो सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न निष्कर्ष निकाले। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करके निम्न निष्कर्ष निकाले। तो उन्होंने जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार किया तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहला निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे कि सोने की पन्नी को या धातु की पन्नी को भेदकर सीधे आगे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ रिक्त स्थान है। परमाणु के नाभिक में कुछ रिक्त स्थान है। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फा कण ऐसे देखे गए जो कि धातु की पन्नी से होते हुए सीधे आगे निकल गए, यानी कि धातु की पन्नी से होकर सीधे आगे निकल गए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ रिक्त स्थान है। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कि धातु की पन्नी को भेदकर सीधे आगे निकल गए, सीधे आगे निकल गए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ रिक्त स्थान है। ये तो आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने यह बताया कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे कि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः वापस लौट कर चले जाए। कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे कि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः वापस चले जाएं। इससे यह निकलता है निष्कर्ष कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है ना, एक सूक्ष्मतम आयतन में केंद्रित है। यानी कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी मिले कि जिस मार्ग से गए थे, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो आपका अति सूक्ष्म नाभिक में केंद्रित है। क्योंकि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए, जिस मार्ग से गए थे डियर स्टूडेंट उसी मार्ग से वापस आ गए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है ना, कुछ धनावेश जो है ना वो आपका अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित है। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला डियर स्टूडेंट कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी मिले जो कि प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं।
प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कोई धनावेशित टाइप की वस्तु है। परमाणु के अंदर कुछ धनावेशित टाइप का वस्तु है, क्योंकि ये होते क्या है, प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित होकर मूल पद से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते थे। तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक में कोई धनावेशित टाइप की भी वस्तु है। तो आपको तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि परमाणु का रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, कि इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम में सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं कि आपका पाउली का अपवर्जन नियम होता है। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनके जो चक्रण की दिशा होगी ना, एक दूसरे के विपरीत होगी। पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनके जो चक्रण की दिशा होगी ना, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत का सेंस ये है, जैसे ये मैंने 2 कक्षाएं बना दी, तो इनके चक्रण की दिशा विपरीत कर दो, इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत होती है। तो पाउली का अपवर्जन नियम आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन उनके जो चक्रण की दिशा होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुंड का नियम क्या होता है। तो हुंड के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब हम शुरू करते हैं जबकि प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। हुंड का नियम ये कहता है डियर स्टूडेंट कि किसी भी उपकोष में हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी शुरू करेंगे जब प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसे समझो डियर स्टूडेंट, जैसे हीरो होंडा का आपका 50वां स्थापना दिवस है, तो सभी गेस्ट को बुलाया गया। सबसे पहले क्या होता है कि प्रत्येक प्लेट में एक एक रसगुल्ले रखे जाते हैं। जब सभी गेस्ट को एक एक रसगुल्ले मिल जाते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, ये युग्मन शुरू कर देते हैं, यानी कि दोबारा से एक एक रसगुल्ले रखना शुरू कर देते हैं। तो जब प्रत्येक प्लेट में एक एक रसगुल्ले हो जाते हैं, उसके बाद से ये युग्मन शुरू कर देते हैं, यानी कि दोबारा से एक एक रसगुल्ला देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको हुंड का नियम हीरो होंडा की स्थापना दिवस से याद कर सकते हो कि होता क्या है। सबसे पहले प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर जो बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उनका हम लोग युग्मन शुरू करेंगे, यानी कि प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैंने भर दिया। अब जब प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम युग्मन शुरू कर देंगे, यानी प्रत्येक में दो दो करना शुरू कर देंगे। ये आपका हुंड का नियम कहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप-बाउ का नियम क्या होता है। तो आप-बाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम है वो आपका है 1s 2s 2p 3s 4p, उसके बाद से आपका आता है 3। नेक्स्ट आपका आता है डियर स्टूडेंट, ये आपका 4p के बाद आप कितने लोग 4s भी लिखते हैं, तो आप 4s ही लिख लो। 4s के बाद आपका आता है 3d, 3d के बाद आपका आता है डियर 4p 5s 4p 5s 4p 5s और निचला आपका आता है 4d। इतना यदि आप याद कर लेते हो ना, तो आप बाउ के नियम पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। देखो 1s 2s 2p 3s
4p 4s 3p 4p 5s 4d। अब s कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपका 2 आते हैं, p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं, उसी प्रकार से d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और बस यह कक्षक की बात करें तो 14। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम होता है। यदि आप इतना अच्छी तरीके से याद कर लेते हो 1s से 4d तक, तो आपका न्यूमेरिकल कैसा भी पूछा जाए कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा है डियर स्टूडेंट, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो समस्त धनावेश होते हैं ना, वही आपका परमाणु क्रमांक होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो समस्त धनावेश की संख्या होती है ना, वही आपका परमाणु क्रमांक होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त धनावेश की जो संख्या होती है ना, वो आपका परमाणु क्रमांक होता है। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, वो आपका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो जो आपका एटॉमिक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो जो आपका एटॉमिक मास होता है, यानी कि जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु द्रव्यमान संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी इंग्लिश में एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं उसी को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। यानी कि क्या, नाभिक का द्रव्यमान, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या। तो जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। जो आपका एटॉमिक मास होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अब जो प्रोटॉनों की संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, यानी हम इसको इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं। जो आपका प्रोटॉनों की संख्या है एटॉमिक नंबर के भी बराबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी कि जो आपका एटॉमिक मास है, जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, ये आपका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है, या एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके देखो इस तरीके से सिंबल दिया जाता है x जेड ए। जो आपका जेड होता है एटॉमिक नंबर को शो करता है। जो आपका जेड होता है एटॉमिक नंबर को शो करता है। जो आपका ए होता है एटॉमिक मास को शो करता है। जो आपका ए होता है एटॉमिक मास को शो करता है। जो आपका x है वो आपका तत्व का प्रतीक है। वो आपका क्या है, तत्व का प्रतीक है, यानी सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व का प्रतीक है x। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो जेड एक्स ए। ठीक है, तो ए हो गया आपका, यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि आपका समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक और संभारित के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है, फिर भी आप ध्यान से देखना। समस्थानिक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि समस्थानिक, यानी कि हमारा जो परमाणु क्रमांक होगा वो आपका समान होगा। समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक की संख्या समान होगी। जैसे हम एग्जांपल आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो परमाणु क्रमांक है तीनों जगह समान है। जो परमाणु क्रमांक है तीनों जगह समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है।
तो ये आपका क्या हुआ, समस्थानिक का उदाहरण हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। उसी प्रकार के कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 6 12, एक आपका कार्बन 6 13, एक आपका कार्बन 6 14 होता है। तो यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, परमाणु क्रमांक तीनों जगह समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो यह भी आपका समस्थानिक का एग्जाम्पल होगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि समस्थानिक तो समझ में आ गया, समभारित का मतलब क्या होता है? समभारित का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि परमाणु भार आपका समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। समभारित का मतलब ये है कि परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है, लेकिन परमाणु भार इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि परमाणु भार तीनों जगह समान है, परमाणु भार तीनों जगह समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो इस तरीके से यह आपका समभारित का एग्जाम्पल हो गया, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सबसे लास्ट टॉपिक आप देख लो कि समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। समन्यूट्रॉनिक का मतलब यह है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आपका समान होगा। समन्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो आपको होगी वो आपका समान होगा। जैसे एग्जांपल ले लो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका आपका 15 होता है, इसका आपका 16 होता है। इसका जो परमाणु भार होता है 30 होता है, इसका जो परमाणु भार होता है 31 होता है और इसका आपका होता है 32। यदि हम बात करें कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूले से यदि आप देखोगे या इस फार्मूले से देखोगे या इस फार्मूले से, यानी तीनों में से किसी फार्मूले को देखोगे तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप करोगे क्या, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, या परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, या परमाणु भार में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो, क्योंकि आपका जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आपका 16 मिलेगा, क्योंकि 30 में से 14 जाएगा 16। यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 मिलेगा, क्योंकि 31 में से 15 जाएगा 16। यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 मिलेगा, क्योंकि 32 में से 16 जाएगा 16। तो आप देख सकते हो कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर तीनों जगह न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यानी क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो नियम थे, पॉली का, पॉइजन का नियम, आबाउ का नियम, इसके अलावा परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, समभारित क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सारी चीजों के बारे में मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक